कुछ बचा नहीं है। आप जब से आए हुए हैं, आपने शुरुआती दौर से देखा, जितने भी साथी आपको दिखाई दिए ये आपके लुधियाना और पंजाब से हैं। मैंने बनारस से लेके मैं नहीं आया हूं आपके बीच। यस, कहां से आए हैं? लुधियाना से आए। यस, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ये जो आप कारवां देख पा रहे हैं ना, ये कारवां आज के करीब 6-7 साल पहले एक व्यक्ति जब इस लुधियाना में आए, उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि अजय सर लुधियाना में आरसीएम नहीं चलेगा। मैंने बोला क्यों? तो बोले यहाँ की भाषा शैली थोड़ी अलग है। मैंने एक ही चीज बोला कि इस धरती पे कोई भी चीज चलती नहीं, बल्कि एक मजबूत व्यक्ति होता है जो उसको चला के दिखाता है। एक मजबूत व्यक्ति चाहिए, क्योंकि इतिहास बदलने के लिए बहुत सारी भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि इतिहास बदलने के लिए एक मजबूत कंधे की जरूरत, एक मजबूत व्यक्ति की जरूरत है। उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने भरोसा किया और उन्होंने इस लुधियाना में काम करना शुरू किया। मुझे वो दिन याद है कि जब उनके साथ में चलता था, उनके पास एक टूटी फूटी बाइक हुआ करती थी। कुछ लोग देखे उस बाइक को, ब्लैक कलर की, वो चलती नहीं, हिलती ज्यादा थी। मैं उस बाइक पे घूमा हूं, तो उस समय हम और अरविंद जी दो ही व्यक्ति घूमा करते थे उस बाइक पे। अरविंद जी एक बात बोला करते थे कि भैया आरसीएम चलेगा लुधियाना में? हम बोले 100% चलेगा, क्योंकि चलाने वाला तू है। यस, तू विश्वास कर, तू भरोसा कर, क्योंकि अजय कुमार दुबे ने जब आरसीएम स्टार्ट किया था, मेरे इलाके में मैं बात करूं, यदि सन 2008 की बात, मुझे जबरदस्ती 3 मित्रों ने मुझे जोड़ा था आरसीएम में। करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन 3 मित्रों ने मुझे पटक के आरसीएम में ज्वाइन कराया था। कैसे? पटक के 1500 रुपए छीन ले गए और ज्वाइनिंग मेरी करा दी गई। ज्वाइनिंग होने के बाद जब मैं घर मेरे किट आया, तो मैंने एक ही बात बोला था कि आपसे मेरे से नहीं होगा, और यहां तक कि मेरी मैडम ने बोला कि आप बड़े भोले भाले हैं, फंस जाते हैं, आपसे नहीं होगा। हम बोले क्यों, तू गारंटी क्यों दे रही है? बोली आप बड़ा कम बोलते हैं। मैं बहुत ही कम बोलने वाला इंसान था अपने परिवार में, बहुत ही कम, काम से काम। वो बोले आरसीएम नहीं कर सकते आप, क्योंकि मैडम ने बताया कि मैंने सुना है कि इसमें वो लोग कामयाब होते हैं जो बोलते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि हर व्यक्ति जुड़ने वाला पहली बार कहां बोलता है। बोलता है क्या आरसीएम में? लेकिन बोलते 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 एक दिन ऐसा बोलता है कि स्टेज भी हिलता है। यस, इसका मतलब ये, मैं सीधे सीधे एक बात बताऊं कि यदि अजय कुमार दुबे आरसीएम कर सकता है, और यहाँ पे जितने भी लीडर आपने देखा, मैं सैल्यूट करता हूँ उन सारे लीडरों को। वो सारे लोग जब पहली बार मिले थे तो उनके भी जवान नहीं निकलते थे। मुझे भी याद है कि मैं पहली बार एक आरसीएम की मीटिंग में गया था, और जब मुझे माला पहनाया गया और मुझसे बोला गया नाम बताइए, तो मैं अपने एक हाथ से कलेजा पकड़ा था और एक हाथ से पांव, क्योंकि ये हिल रहा था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ये अपने आप चल रहा था, मैं इसको पकड़ रहा हूं, तब तक ये चलना शुरू कर दिया। मैं बोला कि ये हो क्या रहा है, और मैं एक व्यक्ति माइक लगाया हुआ है मेरे पास, बोलिए बोलिए। मैं क्या बोले, पहले इसको संभाले कि बोले। इसका मतलब हर इंसान के अंदर कहीं न कहीं वो डर है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन ये बार बार इस संगत में आता रहे, बार बार इस माहौल में आता रहे, तो उसके अंदर भी आवाज आएगी, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। इस धरती पे आज तक किसी माँ की गर्भ से कोई डॉक्टर पैदा नहीं हुआ। इस धरती पे आज तक किसी माँ के गर्भ से इंजीनियर पैदा नहीं हुआ। किसी की माँ के गर्भ से आज तक एक बड़े कामयाब लोग पैदा नहीं होते, बच्चा पैदा क्या होता है। लेकिन निरंतर प्रयास करने से, निरंतर सीखने से, निरंतर प्रयास करने से, निरंतर लगे रहने से इस समाज में एक बंदा डॉक्टर बनता है, एक बंदा इंजीनियर बनता है। यदि निरंतर लगे रहने से एक व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है, एक व्यक्ति इंजीनियर बन सकता है, तो आप सभी लोग आईटी अचीवर क्यों नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? मामला है, दुनिया लाख आपके ऊपर भरोसा करे चाहे न करे, यदि आपका आपके ऊपर भरोसा है तो आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं।
सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। इस हाल में बैठा हुआ हर व्यक्ति आरसीएम बिजनेस का टेक्निकल अचीवर बन सकता है, इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर बन सकता है। बस आपको अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा। अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा। अचानक बारिश का पानी जो आता है वो बाढ़ नहीं लाता, लेकिन निरंतर 6-7 दिन बारिश हो जाए लुधियाने में तो क्या हो जाता है? बाढ़। निरंतर बरसने वाला पानी सबसे खतरनाक माना जाता है। बार बार बात बताई गई है। बचपन में मैंने पढ़ा था कि रस्सी बार बार आने से पत्थर को काट देती है, जानते हैं? बार बार रस्सी यदि जब कुएं से आती है ना, रस्सी बहुत मुलायम होती है, पत्थर बहुत हार्ड होता है, लेकिन जब वो बार बार रस्सी वहां से आती है तो उस पत्थर का सीना काट के रख देती है। यदि आप भी लगातार इन मीटिंगों में, इन सेमिनारों में लगातार बने रहेंगे तो एक दिन आप भी गरीबी का सीना चीर के रॉयल्टी अचीवर बन गया। 3 ही काम करना है। जाना चाहते हैं? कितने काम करना है? 3 काम। जाना चाहते हैं? कामयाबी आती कैसे आरसीएम में? ओके, 3 काम, मात्र 3 काम करना है आपको। पहला काम क्या करना है कि आरसीएम बिजनेस में आने के बाद 100% दुकान बदल दो। आप कैसे बोलते हैं, कैसे लगते हैं, काले हैं, गोरे हैं, नाटे हैं, लंबे, क्या कोई मतलब। आरसीएम बिजनेस हर उस व्यक्ति को कामयाब बना के रख सकता है जो पहला काम करे, अपना दुकान बदल दे। कितने लोग बदल सकते हैं? एक कसम खाओ कि आज के पहले दादाजी ने, मेरे पिताजी ने, लोगों ने हजारों लाखों रुपए का सामान खरीदा, कभी आज तक जिंदगी नहीं बदली। लेकिन यदि 10 साल एक व्यक्ति आपसे खड़ा होकर कमिटमेंट मांग रहा है, कितने साल? 10 साल। सिर्फ एक काम करना कि आज से कसम खा लेना कि बाजार का सामान मेरे घर नहीं आएगा। यदि एक काम आपने कर दिया तो ये पहली जंग आप जीत जाएंगे। अजय कुमार दुबे को बताया गया था कि पहला काम ही यही है। आज के बाद नमक आएगा तो आरसीएम का, आज के बाद तेल आएगा तो आरसीएम का, आज के बाद कपड़ा होगा तो आरसीएम का। ये बात जब मुझे बताई गई तो मैंने सीधा सीधा डिसीजन लिया कि आज के बाद जब तक जीऊंगा आरसीएम के कपड़े पहनूंगा, और यहां तक यदि आरसीएम जिंदा रहा और मेरे लास्ट टाइम तक यदि कफन भी हो तो आरसीएम का हो। ये जो कमिटमेंट थी ना, ये कमिटमेंट मैंने घर से लिया और मैंने अपनी मैडम से बोल दिया कि देख, आज के बाद अगर तुम मेरी पत्नी है ना तो बाजार का सामान नहीं लाएगी। जो आरसीएम में सामान नहीं आता है वही आएगा, जो आरसीएम में आता है वो बाहर से नहीं आएगा। ये मैंने जिद किया, मैंने माँ को मनाया, मैंने पिताजी को मनाया, मैंने सबको मनाया। मैंने सीधा बोला यदि आप मुझे प्यार करते हो तो आज के बाद सामान आरसीएम का है। एक कमिटमेंट मैंने किया। 112 रुपए की पहली चेक आई, 112 रुपए की पहली चेक आई। मेरे सारे रिलेशन वालों ने मुझसे बोला कितना आता है दिखाओ, पैसा दिखाओ। अब 112 रुपए क्या दिखाए? महीने की 40,000 कमाने वाला व्यक्ति 112 की चेक आई थी। तो लोगों ने कहा आपसे फालतू है। 1 साल में मैंने जो काम किया, मेरे पास वेस्पा की स्कूटर थी, उस स्कूटर को मैंने 1 साल में, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, 40,000 किलोमीटर दौड़ाया था स्कूटर। हेलो हेलो, खर्चे हुए थे 20,000 से ऊपर। पेट्रोल का तो गिनती नहीं था, लेकिन टोटल इनकम आई थी 17,000। कितनी? मात्र 17,000। खर्चा तो लाखों का गया था। तो लोगों ने कहा ये पागल है। लेकिन दूसरे साल जब मैंने टीम को बनाया, टीम को सिखाया, नीचे 100 लोग चिल्लाने वाले हो गए कि जय आरसीएम, जय आरसीएम। सर, जिएंगे आपके साथ, मरेंगे आपके साथ। जब मैं अकेला था तो लोग मुझसे चेक पूछते थे, और आज जब मेरी 10 लाख की गाड़ी बगल से निकलती है तो मुंह मोड़ के छिप जाते हैं। क्योंकि उस समय मेरा संगठन छोटा था, मेरा संगठन छोटा था, मेरी चेक छोटी थी, मेरा खर्चा ज्यादा था। और आज अजय कुमार दुबे पूरे साल में कुछ भी नहीं करता, तब भी महीने के 18 लाख
18 साल के साल के 18 लाख। अगर मैं फैमिली की इनकम की बात करूं, छोटे भाई साहब अरविंद जी और अपनी, तो अपने घर में एक साल की जो इनकम है वो 30 लाख, 35 लाख। आज वो चेहरे जब मुझसे चेक पूछा करते थे, आज वो चेहरे छिप छिप के रहते हैं क्योंकि उन्हें नेटवर्क की ताकत नहीं मालूम थी। तो पहला काम क्या करना है? 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। दूसरा काम, बातें बदलनी है। क्या करनी है? बातें बदलनी है। मेरे घर में अगर कोई बंदा आया, यदि उसने चाय पिया तो जानता है कि ये चाय पिला के आरसीएम की बात जरूर करेगा। भैया तेरे को पीना है, पिया तो जा। मेरे घर में टोटली आरसीएम है, और हमारे घर में जो लोग आरसीएम नहीं करते, नेगेटिव पर्सन है, मैं उनसे पहले पूछ लेता हूं कि भाई नमक भी आरसीएम है, मसाला भी आरसीएम है, आप मेरे घर खाएंगे कि होटल से मंगाएं? और यदि होटल से मंगाना चाहते हैं तो मैं नहीं मंगा सकता। यदि आपको मेरे यहाँ रुकना है, मेरे यहाँ रहना है, आरसीएम में भले ही जुड़े ना हो, आरसीएम की 1% बुराई मैं सह नहीं सकता, क्योंकि आरसीएम मेरी जिंदगी है। आरसीएम मेरी जिंदगी है। तो दूसरा काम करना है, बातें बदलनी। क्या करना है? आज तक हम लोगों ने टाटा की बातें की, बाटा की बातें की, बजाज की बातें की, लाला की बातें की, इनकी बातें, उनकी बातें, प्रधान की, गांव में पता नहीं किसकी बातें हम लोगों ने की। कभी कुछ आया? आया? लेकिन आरसीएम की बातें इस बंदे ने किया। 13 साल हुए, 13 साल मैंने एक ही काम किया। टेम्पू में बैठा तो आरसीएम की बात किया, बस में बैठा तो आरसीएम की बात किया, ट्रेन में बैठा तो आरसीएम की बात किया, यहां तक कि प्लेन में बैठा तो आरसीएम की बात किया। एक काम ही भरना जैसे। इसका फायदा बहुत मिलता है, बताएं क्या? पहली बात, सीट मिल जाती है बस में बड़े अच्छे से। बैठे 2 मिनट हुआ, सर कहाँ के हैं? बोलता है सर मैं यहाँ का हूँ। नाम क्या है? सर आरसीएम जानते हैं? बोला हाँ मेरे फूफा किए थे। बोले प्लान देखना चाहेंगे? तो 2 मिनट के लिए बहाने से उठता है, सबसे पीछे खड़ा मिलता है। जय आरसीएम, सीट खाली। एक फायदा ये भी मिलता है कि बस में बहुत जल्दी सीट मिल जाती है, और जहां बैठे होते हैं वहां जगह भी खाली हो जाती है। यस, तो ये सारी चीजें मैं जहां भी रहा, मैंने आरसीएम की बात किया, और जहां लोगों ने आरसीएम की बात करने से मना किया, मैंने वहां हमेशा के लिए वो जगह छोड़ दी। और जहां मैंने आरसीएम की बात किया, वहां ये नजारा पूरे हिंदुस्तान के 18 स्टेट में मैंने खड़ा कर दिया। यस, अकेला चला था इस सफर में। आज 20,000 लोगों का कारवां मेरे साथ। कितने लोगों का? 20,000 लोगों का कारवां। तो ये अचानक नहीं होता, बस धैर्य के साथ आपको डटे रहना है। ये जितने भी अचीवर आपके बीच में आए हैं, ये सारे लोग निरंतर चलते रहने का प्रयास। यस, तैयार हैं आप लोग? दूसरा काम कर लेंगे। बातें बदलनी। आज के बाद आरसीएम, 2 मिनट के बाद आरसीएम, 3 मिनट के बाद आरसीएम, 4 मिनट के बाद आरसीएम। मैं 2 मिनट से ज्यादा किसी रिश्तेदार को झेल नहीं पाता, और मेरी मैडम तो मेरे साथ बैठती है। मालूम है क्यों? वो जैसे ही अपनी दीदी की बात शुरू करती, मैं बोलता हूँ हाँ जय आरसीएम, झूठा फोन मेरा, और मैं बात, तो मैडम बोलती है जब मैं बात करती हूँ तभी फोन आता है। हम कि तू पकाती है, तू वहां लेके जाती है जहां माल नहीं आता, और मैं वहां रहता हूं जहां माल आता है। yes? 2 व्यक्ति से बात करूंगा तो एक नया डिस्ट्रीब्यूटर खड़ा होगा, 2 व्यक्ति को फोन करूंगा तो एक नया अरविंदू में खड़ा होगा, अरे 2 व्यक्ति को फोन करूंगा तो एक नया पंजाब का बिजनेस खड़ा होगा, और तेरे बहन की बात करके क्या निकालूंगा। तो मेरे रिलेशन वाले भी जानते हैं, किसी शादी किसी ब्याह में यदि जाते हैं तो या तो वो जगह खाली हो जाती है, या आप बैठिए अकेले। हेलो, क्योंकि 5 मिनट के बाद हम बोलते हैं गुलाब जामुन यदि आरसीएम वाला होता, उसका मजा ही कुछ होता है। तो क्या है कि जो सटते हैं वो बैठ जाते हैं, जो भागते हैं निकल लेते हैं। तो मैं भी यही चाहता हूं ताकि खरपतवार दूर रहे। तो पहला, दूसरा काम, बातें बदलिए। यस, बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। यस, अगर बदल देंगे तो आपके घर में 2 करोड़ 80 लाख रुपया आ सकता है। मेरे यहाँ आया है, और 2 करोड़ 80 लाख का नाम मत सुनते, 2 करोड़ 80 लाख, 280 लाख। हेलो, कितना?
280 लाख चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? बातें बातें बदलो। आज तक क्या मिला उन लोगों की बात करके? कुछ नहीं। तीसरी जो लास्ट बात है वो क्या बदलनी है? संगत। क्या बदलनी है? संगत बदलनी है। एक बात कही जाती है पुराने जमाने से कि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जा होता है, मानते हैं? एक छोटी सी मैं स्टोरी आपके बीच में रख के मैं अपनी बात को विराम करूंगा, क्योंकि टाइम मिलाऊ नहीं कर रहा है। 5:05 हो गया। यस, तो जब टाइम बाउंड हो जाता है ना, क्या है ना कि आदमी का माइंड सेट दूसरे तक चलता है। तो मेरा टाइम बाउंड हो चुका है, 5 बजे का टाइम, 5 मिनट मैंने एक्स्ट्रा लिया माफी। तो मैं वो लास्ट आपके बीच में बात रख ले रहा हूं, संगत। यदि आप इस तरह की मीटिंग और सेमिनार में आते रहे तो आप कामयाब हो सकते हैं। एक छोटी सी कहानी है। यूएस से उत्तरी दक्षिण अमेरिका में एक सर्वे हुआ कि क्या संगत का असर सिर्फ इंसानों पे होता है, क्या संगत का असर सिर्फ इंसानों पे ही होता है कि और कहीं होता है। तो चेक किया गया। उस समय मतलब यूएसए के अंदर एक सर्वेयर टीम, 20 लोगों की टीम बनी और उस टीम ने क्या किया, दुनिया में सबसे ऊंचे उड़ने वाले चील को सर्वे के रूप में रखा। चील के बच्चे को, और चील के विषय में बात कही जाती है कि चील की जो एक वयस्क मां जो होती है ना, जब अंडे देने वाली होती है, बच्चे देने वाली होती है, तो उस टाइम सबसे ऊंची चोटी ढूंढती है, सबसे ऊंची चोटी। यानी बाकी पक्षियों की अपेक्षा चील सबसे ऊंची चोटी को चुनती है, सबसे ऊंचे पौधे को चुनती है, पेड़ को चुनती है, बड़े पेड़ को, सबसे ऊंचाई पे जो होते हैं, क्योंकि उनको अपने बच्चे को ट्रेनिंग भी देनी होती है। तो वह चील क्या करती है, मादा चील अपने बच्चों को उस ऊंचाई पे, टॉप पे ले आके जब जन्म देती है तो कुछ टाइम के बाद उनको ट्रेनिंग देना शुरू करती है, अपने पांव से उनको मारती है। और वह जब चील के छोटे बच्चे जब उस ऊंचाई से गिरने लगते हैं तो वह चील अपना पंख फैलाए पीछे पीछे आती है बच्चों की, और दोनों बच्चे एक साथ फेंक देती है। वो सारे बच्चे जब उतनी ऊंचाई से नीचे गिरते रहते हैं तो वह चील देखती रहती है और जमीन आने का इंतजार करती है कि जमीन से पहले इसको उठा लेना है, अगर ये उड़ा नहीं तो। ये कार्यक्रम एक बार नहीं कई बार करती है, कई बार करती है। फिर जब देखती है कि बच्चा नीचे गिर जाएगा तो उसको अपने पंजों में पकड़ के ऊपर लेके आती है और फिर उस पेड़ के ऊपर रख देती है और फिर ट्रेनिंग करती है, फिर फेंकती है। ये बार बार करती है जब तक उनके बच्चे खुद उड़ना न सीख जाए। अरे बाकी पक्षी इंतजार करते हैं अपने बच्चों को उड़ने का, और ये खुद तैयार करती है उड़ने के। बाकी पक्षी जब आंधियों की सनसनाहट आती है, जब मौसम खराब होना शुरू होता है, तो बाकी पक्षी सुरक्षित स्थानों की तलाश करते हैं, लेकिन चील इंतजार करती है कि कब आंधियां आएगी। जैसे ही आंधियां आती है वो अपने बच्चों को थपथपाती है कि अब समय आ गया है, तुझे प्रूव करना है कि तू चील है। जब आंधियों की रफ्तार 80 किलोमीटर रफ्तार से बहती है, अरे पूरब दिशा से जब आंधी आती है, ये पश्चिम दिशा से आंधी के विपरीत उड़ती है अपने तीनों बच्चों को लेके, उल्टा उड़ती है। और जैसे ही उसको लगता है कि बच्चे झेल नहीं पाएंगे थपेड़े को, तो आगे अपने पांव को लेके आ जाती है और बीच बीच में फिर हट जाती है, फिर आती है, फिर हट जाती है, फिर आती है। इतनी खतरनाक ट्रेनिंग करती है कि आज दुनिया में चील सबसे सटीक शिकारियों में उसका नाम आता है। किसमें? सटीक शिकारी। लेकिन वही चील का बच्चा, जब उसी चील के बच्चे को सर्वेयर टीम ने लाके डाल दिया मुर्गियों के बच्चों के साथ, उसी चील के बच्चे को 50-60 मुर्गियों के बच्चों के बीच में डाल दिया। वही चील का बच्चा जब फायरिंग हुई, 6 महीना रहने के बाद जब फायरिंग हुई, पहली बार जब फायरिंग हुई, तो वही चील का बच्चा जब मुर्गियों के बच्चे उछले तो वह चील का बच्चा भी उछला। जब जब फायरिंग हुई तब तक मुर्गियों के बच्चे उछले और चील का बच्चा भी उछला, क्योंकि 6 महीना मुर्गियों के बच्चों के साथ रह के उछलना सीख गया था। 17 बार फायरिंग हुई और 17 बार वो उछला, लेकिन उसी चील के बच्चे को फिर उठा के चील के बच्चों की संगत में रखा गया। कहा गया?
चील के बच्चों की संगत में रखा गया। पहली बार जब फायरिंग हुई तो सारे चील के बच्चे उड़े और आसमान की बुलंदी को छुए, लेकिन वह जो चील का बच्चा था जो मुर्गियों के बीच में आके आया था वो उछला, क्योंकि सीखा क्या था उसने? उछलना। वो उछला, पहली बार फायरिंग हुई, वो उछला, सारे चील के बच्चे उड़े। जब वो नीचे आया तो सारे चील के बच्चों को देख रहा था कि इसके पंख भी मेरे जैसे हैं, इसके चोंच भी मेरे जैसे हैं, अरे इसका कलर भी मेरे जैसा है, इसके सारे अंग मेरे जैसे हैं। ये उड़ते हैं, मैं क्यों नहीं उड़ता? ये उड़ते हैं, मैं क्यों नहीं उड़ता? ये बात उसको बहुत दर्द करती थी। वो पागलों की तरह भाग भाग के सारे चील के बच्चों को देखता था, उनके चोंच को देखता था, उनके पांव को देखता था, उनके पंख को, उनके रंग को। और जब जब चील के बच्चे उड़ के आते थे ये बेचैन हो उठता था, ये सब उड़ते हैं, मैं क्यों? 18वीं बार जब फायरिंग हुई, वह चील का बच्चा उन चील के बच्चों को देख के उछला, उड़ा और आसमान की बुलंदियों को छुआ। ये कहानी, मैसेज, ये रियल है, ये स्टोरी नहीं है, ये रियल सर्वे हुआ था कि यदि चील के, दुनिया के सबसे तेज उड़ने वाले पक्षी को भी यदि मुर्गियों के साथ रख दिया जाए तो उछलना सीख जाते हैं, और उन्हीं बच्चों को यदि संगत बिगड़ जाने के कारण यदि फिर से उड़ने वाले लोगों के साथ रख दिया जाए तो उड़ना सीख सकते हैं। तो यदि चील का बच्चा उड़ सकता है तो हम तो इंसान के बच्चे हैं, हम क्यों नहीं उड़ सकते? हम क्यों नहीं उड़ सकते? उड़ना चाहते हैं? रॉयल्टी बनना चाहते हैं? यहाँ आते रहिए, यहाँ आते रहिए। यस, कभी आप हरिराम जी को देखेंगे उड़ते हुए, कभी आप जितेंद्र जी को देखेंगे यहाँ उड़ते हुए, कभी आप रामराज जी को देखेंगे यहाँ उड़ते हुए, कभी आप कैलाश जी को देखेंगे यहाँ उड़ते हुए, कभी बनारसी जी को देखेंगे यहाँ उड़ते हुए, और ये बोलेंगे यदि मैं करीब था, मैं रॉयल्टी बन सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं बन सकते? आप क्यों नहीं बन सकते हैं? ये चीज आप अपने माइंड में सेट करें और लगातार काम करें, लगातार मीटिंग के संपर्क में रहें, और हम सब मिलके इतिहास रचेंगे। इस लुधियाना की धरती पे फिर से एक नया इतिहास रचेंगे। अगला जो सेमिनार, अगला जो सेलिब्रेशन होगा, हम सारे लोग रॉयल्टी की स्टेज पे होंगे। ओके, थैंक यू, JRCM।